वाराणसी दौरे पर आज मुख्यमंत्री योगी ने बीएचयू में नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया है। इससे पहले वो काशी विश्वनाथ धाम और काल भैरव मंदिर गए। अखिलेश यादव ने महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा है और कहा कि जो लोग गरीबों को गैस सिलेंडर देने का वादा करते थे, वो किसानों को आज खाद तक नहीं दे पा रहे हैं। सरकार जनता को गुमराह कर रही है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में गबन का मामला न्यायिक जांच के दायरे में पहुंच गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई है। श्री राम मंदिर के दान में गबन पर अयोध्या के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट खुद इस मामले को लेकर सजग है। सत्य की स्थापना और आस्था की रक्षा प्राथमिकता। बीजेपी नेता विनय कटियार ने राम मंदिर की दान राशि में गबन की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। टीवी 9 से बातचीत में उन्होंने कहा कि जो भी हुआ बड़ा दुखद है, कोई बख्शा नहीं जाए, दोषियों को जेल भेजा जाना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का नाम पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में जोड़ने का पत्र निर्वाचन अधिकारी को सौंपा गया है। अमेठी के गौरीगंज की एसडीएम ने कहा कि इससे पहले भी पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में स्मृति का नाम नहीं था। विधानसभा और लोकसभा चुनाव की मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर सभी दलों की सक्रियता बढ़ गई है। प्रदेश के खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज पांडे ने लखनऊ में सम्मान समारोह का आयोजन किया और करीब 108 बटुक ब्राह्मणों को सम्मानित किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगाए। पहली बार एएमयू में कोई सरकारी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान दिनेश प्रताप सिंह ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। यूपी में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से हुए आर्थिक नुकसान पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। सीएम ने अधिकारियों को सर्वे करने और 24 घंटे में पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश दिया। लखनऊ समेत अवध के कई जिलों में तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 54 जिलों में अभी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। 22 शहरों में आंधी तूफान की चेतावनी जारी की गई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के नाम से ठगी की कोशिश का मामला सामने आया। अभियुक्तों ने प्रथमेश कुमार की फोटो लगाकर व्हाट्सएप अकाउंट बनाया और कई अधिकारियों को मैसेज भेजकर पैसों की मांग की। यूपी और एमपी एटीएस ने सहारनपुर से एक संदिग्ध आतंकी नईम को गिरफ्तार किया है। नईम का कनेक्शन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से है और उसके पास से बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। शाहजहांपुर से सेना के एक फर्जी ब्रिगेडियर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त आर्यन वर्मा को कैंट एरिया से टाटा हैरियर गाड़ी 2 बाउंसर और ड्राइवर के साथ पकड़ा गया। उसके पास से फर्जी आई कार्ड और नकली पिस्तौल भी बरामद हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल हिंसा मामले में नामजद 22 अभियुक्तों को अंतरिम राहत दी है। उनके खिलाफ चल रहे क्रिमिनल केस में कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। यह केस नवंबर 2024 में हुई हिंसा के बाद दर्ज किया गया था। पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान जौनपुर में चेकिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है और इसमें अभ्यर्थियों के मुंह में मेटल डिटेक्टर लगाकर चेकिंग की गई थी। यह वीडियो बुधवार को साजिदा गर्ल्स इंटर कॉलेज में जो परीक्षा हुई इस दौरान चेकिंग का बताया जा रहा है। यूपी के बिजनौर से हत्या की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां पर एक युवक ने मुंबई से मिलने आई अपनी प्रेमिका सना की हत्या कर दिया और शव को गन्ने के खेत में दफना दिया। पुलिस ने हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए अभियुक्त फैसल को गिरफ्तार किया। यूपी के गाजियाबाद में 50,000 के नामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। अपहरण और हत्या के मामले में वांछित ओमकार सिंह के पैरों में गोली लगी, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार कार ने एक डिलीवरी बॉय को टक्कर मार दी और इसके बाद कार ड्राइवर कई मीटर तक उसकी बाइक को सड़क पर घसीटता रहा। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। इस हादसे में डिलीवरी बॉय की जान बाल बाल बची। मुरादाबाद में काशीपुर अलीगंज मुख्य मार्ग पर चक्का जाम करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की और 95 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इसमें 15 नामजद और 30 महिलाएं भी शामिल है। एक सड़क हादसे के बाद नाराज लोगों ने चक्का जाम किया था। उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में कार सवार 4 दोस्तों की मौत हो गई। सभी लोग कारोबारी थे और घूमने के लिए शिमला जा रहे थे। बताया जा रहा है कि एक ट्रक एक्सप्रेसवे के किनारे खड़ा हुआ था और तेज रफ्तार कार ने उसमें टक्कर मार दी। और सीधे आपको लिए चलते हैं आजमगढ़। मुख्यमंत्री योगी क्या कह रहे हैं, सुनिए। यही बात कहे और जो भी मुझे यहां से जुड़े हुए लोग मिले
उन्होंने अपनी एक नई कहानी यहां पर हमें सुनाई। बहनों और भाइयों, आज मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं, आज हमारा देश भारत एक नए भारत के रूप में दुनिया के अंदर अपना लोहा मना रहा है। 2014 के पहले का भारत कैसा भारत था, आप में से हर व्यक्ति जानता है। वह भारत जो अपनी पहचान के लिए तब मोहताज था, भ्रष्टाचार के नाम पर भारत की पहचान होती थी तो दुनिया के अंदर सम्मान नहीं था। देश की सुरक्षा में लोग सेंध लगाते थे, सरकार मौन रहती थी तो स्वाभाविक रूप से दुश्मन आंख दिखाता था, नक्सलवाद था, गरीब की कोई सुनवाई नहीं थी, उसके लिए कोई योजना नहीं थी। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, नए भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज एक नए भारत का दर्शन हमारी पीढ़ी देख रही है। हम सब गौरवशाली हैं, एक नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं। जो काम कभी नहीं हो पाया, याद करिए, एक समय महाराज सुहेलदेव जैसा भारत का एक अमर सेनानी था, राष्ट्र नायक था। उन्होंने विदेशी आक्रांताओं को नाके चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया था और उन्हें नेस्तनाबूद करने का काम किया। परिणाम था, विदेशी आक्रांता भारत की धरती पर नहीं आ पाता था, डर के मारे नहीं आता था। लेकिन जब हम आपस में बंटने लग गए, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, परिवारवाद के नाम पर, परिणाम हम सबके सामने आया और परिणाम इस रूप में आया कि महाराज सुहेलदेव के बाद मोहम्मद घोरी का हमला हुआ। महाराजा पृथ्वीराज चौहान ने एक बार नहीं 17 बार उस कायर आक्रांता को परास्त किया। वो हर बार माफी मांगता था, लेकिन एक बार चूक हुई, धोखे से पृथ्वीराज चौहान को उसने बंधक बना दिया, कैद कर दिया, अपने साथ लेकर के गया और फिर उसने जो व्यवहार महाराज पृथ्वीराज चौहान के साथ किया, ये इतिहास हम सबके सामने है। हम वही गलती बार बार करते रहे जिस गलती का प्रमार्जन 1000 वर्ष पहले महाराज सुहेलदेव ने किया था। उसके बाद की पीढ़ी उनसे प्रेरणा नहीं ले पाई। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के सतना से बड़ी खबर है। सतना के नागौद राजघरान में खूनी संघर्ष हुआ। परसमनिया गढ़ी में बीजेपी विधायक के भतीजे की पत्नी को मारी है गोली। नागेंद्र सिंह के भतीजे बाबा राजा की पत्नी योगिता पर फायरिंग हुई है। बाबा राजा की पत्नी सुनीता सिंह पर फायरिंग का आरोप लगा है। पुलिस ने सुनीता सिंह परिहार को गिरफ्तार किया है। तो आपको बता दें कि सतना का यह पूरा मामला है और जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि सतना के नागौद में राजघराने में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। परसमनिया गढ़ी में बीजेपी विधायक के भतीजे की पत्नी को गोली मारी गई है। नागेंद्र सिंह के भतीजे बाबा राजा की पत्नी है योगिता, उन पर फायरिंग हुई है। बाबा राजा की पत्नी योगिता और इस वक्त उनका इलाज चल रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाबा राजा की पत्नी सुनीता सिंह पर फायरिंग का आरोप लगाया। पुलिस ने सुनीता सिंह परिहार को गिरफ्तार किया। बाबा राजा जी हैं, उनके घर में उनकी धर्मपत्नी योगिता सिंह जी आई हुई थी। पूर्व से ही उनके साथ जो सुनीता सिंह जी रह रही थी, उनके बीच में आपस में वाद विवाद हुआ। इस बीच में सुनीता सिंह जी द्वारा गोली चलाई गई है और योगिता सिंह जी को पेट में गोली लगी है। वो गंभीर रूप से घायल है, रीवा अस्पताल में भर्ती हैं। इसमें गंभीरता को देखते हुए 307 आईपीसी के तहत अपराध कायम किया गया और सुनीता सिंह को हिरासत में लिया।
तो पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है वो आप सुन रहे थे, लेकिन नागौद राजघराने में खूनी संघर्ष का ये मामला सामने आया, जिसके बाद पारिवारिक कलह की बात कही जा रही है। बीजेपी विधायक नागेंद्र सिंह के भतीजे की पत्नी पर फायरिंग का ये मामला है। विधायक के भतीजे बाबा राजा की प्रेमिका सुनीता पर आरोप है। सतना के नागौद राजघराने की परसमनिया गढ़ी में फायरिंग हुई है और फायरिंग करने वाली सुनीता सिंह परिहार गिरफ्तार कर ली गई है। बाबा राजा की पत्नी योगिता सिंह की हालत गंभीर बताई गई है। रीवा के अस्पताल में ऑपरेशन के बाद गोली निकाली गई। पूरे परसमनिया गढ़ी क्षेत्र में भारी पुलिस बल की तैनाती है। और वहीं इस पूरे मामले में योगिता सिंह की मां का दामाद बाबा राजा पर बड़ा आरोप सामने आया। बड़ी खबर आपको बता रहे, दामाद के कहने पर ही सुनीता ने फायरिंग की। योगिता की मां की तरफ से कहा गया, पहले भी योगिता पर हमले हो चुके हैं। योगिता की मां की तरफ से आरोप लगाया गया, 7 वर्षों से सुनीता के साथ रह रहे हैं बाबा राजा। योगिता की मां की तरफ से कहा गया, 25 साल पहले योगिता बाबा राजा की हुई थी शादी। योगिता की मां की तरफ से यह बयान दिया गया है। तो आपको बता दें कि योगिता की मां की तरफ से यह कहा गया है कि जो बाबा राजा है उनके कहने पर ही, यानी कि उनके दामाद के कहने पर ही फायरिंग की गई। 9 फायर किए उसने, मतलब उस लड़की ने जो अंदर रह रही है उसके आज इतने सालों से रह रही है साथ। जब आई है हम हमेशा, मतलब ये आई है तब तक इसके साथ में मार पिटाई, मारने की कोशिश पूरी करी, धमकी दी है इसको हमेशा। और पिछले साल भी इस गले पे बैठ गई, 2 बार गिरा दिया इसको, गला दबाने की कोशिश करी। वो हम लोग थे साथ में, खिड़की में से कर रही थी फायर, कमरा बंद करके अंदर से, और ये बाहर बैठा था मार। और शुभम गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। शुभम, जो योगिता की मां है उनकी तरफ से तमाम आरोप लगाए गए हैं, और जो सुनीता की तरफ से, क्योंकि सुनीता पर आरोप लगा है फायरिंग का, तो इस पूरे मामले में बाबा राजा और सुनीता को लेकर अभी तक क्या कोई कार्रवाई की गई है? अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आया है? पुलिस की तरफ से क्या कहा गया, बताइए आप। देखिए, इसमें कार्रवाई की गई है और जो आरोपी है सुनीता सिंह, उन्हें गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया है। क्योंकि इस पूरे मामले को अगर आप देखें तो 1 साल से जो रुपेंद्र सिंह थे वो लिव इन में सुनीता सिंह के साथ रह रहे थे, और 1 साल पहले ही वो अपने महल में तो सुनीता सिंह को लेकर आए थे। इसी बीच जो रुपेंद्र सिंह की पत्नी है योगिता सिंह, उनका विवाद काफी रहता था। योगिता सिंह के मायके वाले जब वहां पर पहुंचे तो विवाद और बढ़ गया, और जो सुनीता सिंह जो कि लिव इन में रह रही थी रुपेंद्र सिंह के साथ, उन्होंने अपनी जो लाइसेंसी राइफल थी उससे गोली चला दी, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल हुई। अस्पताल में उन्हें भर्ती भी कराया गया है। इसी बीच पुलिस ने सुनीता सिंह को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया। बिल्कुल, तो फिलहाल अभी सुनीता के खिलाफ कार्रवाई की गई है और गिरफ्तार किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक के लिए इस पूरी जानकारी के लिए शुभम आपका। बढ़ते आगे, भारतीय वायुसेना का एक N-32 विमान असम के जोरहाट एयरबेस पर हादसे का शिकार हो गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक विमान में लैंडिंग के बाद आग लग गई थी। एयरफोर्स ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। घटना जोरहाट एयरबेस के भीतर हुई। एयरबेस पर मौजूद फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। फिलहाल हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। जानकारी के मुताबिक विमान लैंडिंग स्ट्रिप पर नहीं लैंड कर सका, बल्कि एयरबेस की ऊबड़ खाबड़ और घास वाले हिस्से में उसकी लैंडिंग हुई। विमान नियमित उड़ान पर था। जोरहाट एयरबेस पर लैंडिंग के वक्त विमान में धमाका हुआ और आग लग गई। विमान बीच में से 2 हिस्सों में फट गया। हालांकि आग लगने से पहले ही विमान लैंड कर चुका था। विमान में सवार क्रू और दूसरे सैन्य कर्मचारियों की स्थिति को लेकर आधिकारिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना घटना की जांच में जुट गई है। घटना के बाद भारतीय वायुसेना ने एक बयान जारी कर कहा कि जोरहाट में आज IAF के एक AN-32 विमान के साथ दुर्घटना हुई और जानकारी मिलने पर आगे का अपडेट दिया जाएगा। बता दें कि असम के जोरहाट स्थित रोरलिया एयरफोर्स स्टेशन पूर्वोत्तर भारत में भारतीय वायुसेना के प्रमुख सैन्य ठिकानों में से एक है। इधर महाराष्ट्र के पालघर में एक महिला पर धारदार हथियार से हमले का CCTV फुटेज सामने आया। पुलिस हमलावर की तलाश में जुटी हुई है। जैसे ही लड़की सुनसान इलाके से गुजर रही होती है, पीछे ये हमलावर आता है और देखिए कैसे ताबड़तोड़ तरीके से लड़की पर धारदार हथियार से हमला करना शुरू कर देता है।
हमलावर तब तक हमला करता है जब तक लड़की बेसुध होकर सड़क पर गिर नहीं जाती। हमले के समय युवक ने चेहरे को ढकने की कोशिश भी नहीं की, यानी लड़की ने हमलावर का चेहरा देख भी लिया था। जैसे लड़की बेसुध होकर जमीन पर गिर जाती है, हमलावर युवक वहां से फरार हो जाता है। वारदात का ये सीसीटीवी वीडियो देखकर लगता है कि हमलावर को पता था कि लड़की वहां से किस समय गुजरती है, जिसके चलते हमलावर पहले से ही वहां पर खड़ा होकर लड़की का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद वहां से एक स्कूटी सवार युवक गुजर रहा होता है, जो घायल लड़की को देखकर रुक जाता है और आसपास के लोगों को मदद के लिए बुलाता है। लड़की को गंभीर हालत में अस्पताल में पहुंचाया जाता है। फिलहाल पुलिस हमलावर की तलाश में जुटी है। 27 साल की पीड़िता जिलाधिकारी कार्यालय में काम करती थी, जिस पर 29 वर्षीय अमोल मुले ने हमला किया। मामला एक तरफा प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से इलाके के लोग दहशत में हैं। वहीं पंजाब के जालंधर में फायरिंग की घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब के जालंधर में हुए इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया। एक तरफ जहां फायरिंग की गई, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग लाठी डंडे के साथ भी हमला करते नजर आ रहे हैं। पंजाब के जालंधर में अस्पताल जा रहे 2 युवकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक की मौत हो गई जबकि दूसरे का इलाज चल रहा है। घायल की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार वारदात के पीछे 11 जून को हुई कहासुनी का कारण माना जा रहा है। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने कहा कि 5 से 7 हमलावरों ने अटैक किया। कुछ हमलावरों की पहचान हो गई है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सारा कुछ बरामद हुआ जी, कॉल भी कर लिया, फोरेंसिक टीम भी आ रही है। जो पुलिस दे वालों कार्रवाई की जानी है वो सारी की जा रही है। चश्मदीद के मुताबिक पूरा विवाद गुरुवार को शुरू हुआ। 11 जून को किसी बात को लेकर राहुल और उसके साथियों ने सिमरजीत सिंह के साथ मारपीट की। सिमरजीत सिंह पेशे से बिजली का काम करता था। 12 जून को जब सिमरजीत अस्पताल लाया जा रहा था, उसी दौरान रास्ते में हमलावरों ने उसे घेर लिया और उस पर गोली चला दी। खबर जबलपुर से। जबलपुर के रांझी थाना इलाके में देर रात स्कूटर से पहुंचे 4 युवकों ने घर के बाहर बम फेंक दिए। गनीमत यह रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन पूरे इलाके में दहशत जरूर फैल गई। बमबाजी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि ये युवक कैसे एक के बाद एक बम फेंक रहे हैं। मानो बम ना हो, ईंट पत्थर चला रहे हों। पूरे इलाके में दहशत फैल गई। बम एक होटल कर्मचारी के घर पर फेंके गए थे, लेकिन वो पास में रहने वाले एक मकान में जा गिरे। जानकारी के मुताबिक सिविल लाइन के एक होटल में गुरुवार शाम समर सोनकर, अरमान चौहान और उनके साथी कमरा लेकर रुके थे। आरोप है कि तीनों नशे में हंगामा कर रहे थे और गाली गलौज कर रहे थे। होटल कर्मचारी ने उन्हें शांत रहने के लिए कहा तो उसके साथ बेल्ट से मारपीट की गई। रात करीब 11:30 बजे होटल कर्मचारी मट्टू समद अपने घर अंजलि कॉलोनी पहुंचा। कुछ देर बाद सफ़ेद एक्सिस स्कूटर पर सवार 4 युवक वहां पहुंचे और एक के बाद एक कई बम फेंक दिए। हालांकि बम मट्टू के घर पर नहीं लगे और बगल में रहने वाले वकील संतोष भारती के मकान परिसर में जाकर गिरे। बम फटने की तेज आवाज़ सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए। सड़क पर धुआं फैल गया और इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सभी युवकों की पहचान कर ली गई है। और अब बात पटना की। पटना के दीघा थाना इलाके में ज्वेलरी की एक दुकान में लूट की कोशिश की गई है। 2 लड़कियों ने इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश की है। इसके बाद क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। हैरान कर देने वाली ये कहानी बिहार के पटना की है। 2 लड़कियां चेहरे पर मास्क लगाए एक ज्वेलरी शॉप में पहुंचती हैं। पीठ पर बैग है और जेब में पेपर स्प्रे और दिमाग में लाखों के जेवर लूटने का प्लान। पहले दुकान वाले से जेवरात दिखाने को कहती हैं, फिर अचानक एक लड़की उस पर स्प्रे से हमला कर देती है। ये पूरी कहानी दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की पेपर स्प्रे से हमला कर लूटने की कोशिश करती है। दुकानदार फुर्ती दिखाते हुए बाहर भागता है और दुकान को लॉक कर देता है। दोनों लड़कियां अंदर ही फंस जाती है। दरअसल पेपर स्प्रे के बावजूद दुकानदार ने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत स्थिति को भांप लिया और दोनों लड़कियों को दुकान के अंदर ही बंद कर दिया, जिसके बाद उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। दुकानदार की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई। इसी दौरान लोगों ने दोनों लड़कियों को पकड़ लिया। मामला पटना के दीघा इलाके के मां वैष्णवी ज्वेलर्स का है।
और देखिए, हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर है। यहां पर कुल्लू में एक बड़ा हादसा हुआ है। खाई में गिरी है पंजाब के सैलानियों की कार। हादसे में पिता बेटी की मौत हो गई। मां और बेटा घायल बताए जा रहे हैं। मणिकर्ण घाटी जाने के दौरान यह हादसा हुआ है। ये देखिए आप, पंजाब के सैलानी जो कि हिमाचल के कुल्लू पहुंचे हुए थे घूमने के लिए। इसी दौरान उनकी कार हादसे का शिकार हो गई। खाई में गिरी कार और इस हादसे में पिता और बेटी दोनों की मौत हो गई है और मां और बेटा दोनों घायल। यहाँ देखो, अभी देखो जी, यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया बहुत बड़ा। ऊपर से गाड़ी गिरी है। अभी हम जा रहे हैं यहाँ पर जगह पर। ये देखो जी, ऊपर से गिरी साड़ी गांव के पास। अभी देखेंगे मुखिया क्या होगा। किसी गाड़ी है, यहाँ लग रहा बंदा ठीक है। अभी कोई नहीं। और काफी लोग लग रहे हैं इसके अंदर। अरे अरे अरे, ऊपर से गिरी गाड़ी। अभी ओ यार, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बहुत बड़ा। अरे अरे प्रभु, अरे अरे अरे, ये तो बहुत। अरे मेरे को लगता कि नहीं ये किसके है भाई, किसके परिवार है यार। अरे भोलेनाथ, ये क्या कर दिया। ये देखिए, ये कोई टूरिस्ट की गाड़ी है। ये तो गाड़ी नंबर भी नहीं है यहाँ पर। अभी ठीक है, कोई लोग ठीक है। आ जाओ। हाँ ठीक है, कुछ को निकालो बाहर। अरे मदद के लिए आओ, नीचे मदद के लिए आओ। ऊपर लोग तमाशा देख रहे, देखो। कोई नहीं, चिंता ना करो। अभी ये आपके है। बुलाओ उनको, नीचे ले जाओ। कुछ नहीं, सब ठीक है। कुछ नहीं है। देखो, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया यहाँ पर। बढ़ते आगे, नेपाल में एक बस दुर्घटना का शिकार हो गई। हादसे में 8 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 16 यात्री घायल हो गए। हादसे की दिल दहलाने वाली तस्वीरें नेपाल के बीपी राजमार्ग की हैं, जहां यह हादसा हुआ। ये बस बनेपा से खरपा चौक की ओर जा रही थी। तभी गांव पालिका के पास बस का संतुलन बिगड़ गया और ये बस एक गहरी खाई में जा गिरी। बस की हालत को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसे के वक्त जो यात्री इस बस में मौजूद रहे होंगे, उनकी क्या हालत होगी। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को हादसे की सूचना दी। मदद के लिए रेस्क्यू टीमें जब तक मौके पर पहुंची, तब तक कई यात्रियों की जान जा चुकी थी। बताया जा रहा है कि जिस खाई में ये बस गिरी वो करीब 200 फीट गहरी थी। ऐसे में घायलों तक मदद पहुंचना कम चुनौतीपूर्ण नहीं था। हादसे के वक्त बस के अंदर 24 यात्री मौजूद थे। इनमें से 8 यात्रियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 16 यात्री घायल हो गए। कई घायल यात्रियों की हालत नाजुक है। ऐसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। फिलहाल हादसे की वजहों का पता नहीं चल पाया है। खबर यूपी से है। यूपी के हापुड़ में केमिकल फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई। हादसे में कितना नुकसान हुआ, आप रिपोर्ट देखिए। फैक्ट्री के केमिकल गोदाम में आग किस वजह से लगी, फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया। हादसे की सूचना मिलते ही दमकल विभाग के कर्मचारी आग बुझाने की कोशिश में जुट गए, लेकिन कई घंटों तक आग नहीं बुझी। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों की मौजूदगी में केमिकल से भरे ड्रम एक के बाद एक फटने लगे। इसके चलते आग बड़े इलाके में फैल गई। पूरा इलाका आग और धुएं के गुबार से भर गया। बिगड़ते हालात को देखते हुए आसपास के कई इलाकों से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाना पड़ा। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। यह हादसा यूपी के हापुड़ में धौलाना इलाके में देर रात हुआ है। आग की भीषणता को देखते हुए फायर स्टेशन हापुड़ से 3 गाड़ियां और गाजियाबाद और नोएडा से भी गाड़ियों की मांग की गई। आग को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। आग नियंत्रण में है। जल्दी आग को बुझा लिया जाएगा। इधर महाराष्ट्र के सांगली के अभयनगर में 4 से 5 हमलावरों ने घर में घुसकर 14 साल के बच्चे की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद इलाके में दहशत फैल गई है और लोगों में आक्रोश है।
रोते बिलखते परिजन और घर में पसरा मातम। इस परिवार को बदमाशों ने एक ऐसा गम दिया जिसे ये परिवार शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाए। ठेकेदारी और रंगदारी विवाद की वजह से एक मासूम को अपनी जान गंवानी पड़ी। महाराष्ट्र के सांगली के अभय नगर इलाके में गुरुवार शाम हुई सनसनीखेज गोलीबारी की घटना से इलाके में दहशत फैल गई। 4 से 5 हमलावरों ने घर में घुसकर 14 साल के वेदांत मारुति की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। इसे देखते हुए भारी पुलिस बल भी तैनात है। जानकारी के अनुसार वेदांत स्थानीय नेता का पोता था। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, जबकि गंभीर रूप से घायल वेदांत को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर अभियुक्तों की तलाश शुरू कर दी है। घटनास्थल से सबूत जुटाए जा रहे हैं और आसपास लगी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। पुलिस को शक है कि घटना का संबंध ठेकेदारी और रंगदारी विवाद से जुड़ा हो सकता है। कर्नाटक से खबर है। कर्नाटक के कलबुर्गी में एक सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में क्लास के दौरान छत का प्लास्टर गिर गया और 5 छात्राएं इसमें घायल हो गए और इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। देखिए आप। कर्नाटक के कलबुर्गी शहर में एक सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में बड़ा हादसा हो गया। कक्षा के दौरान छत का प्लास्टर अचानक टूटकर नीचे गिर पड़ा। इससे 5 छात्राएं घायल हो गईं। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फुटेज में देखा जा सकता है कि शिक्षक कक्षा में छात्राओं को पढ़ा रहे थे। इसी दौरान छत से प्लास्टर का एक बड़ा हिस्सा अचानक टूटकर नीचे आ गिरा। प्लास्टर गिरते ही कक्षा में अफरा तफरी मच गई और छात्राएं अपनी जान बचाने के लिए बाहर की ओर भागी। हादसे में घायल छात्राओं की पहचान स्नेहा, शीतल, पूजा और दिव्या समेत 5 छात्राओं के रूप में हुई है। सभी को तत्काल इलाज के लिए गुलबर्गी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार जिस भवन में हादसा हुआ वो करीब 10 साल पुराना ही है। नई इमारत में इस तरह प्लास्टर गिरने की घटना ने भवन की गुणवत्ता और रखरखाव को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि छत का प्लास्टर किन कारणों से गिरा और क्या निर्माण या रखरखाव में किसी प्रकार की लापरवाही हुई। बढ़ते आगे, राजस्थान के बीकानेर में पीबीएम अस्पताल इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। यहां डिलीवरी के दौरान महिलाओं की किडनी और मल्टी ऑर्गन फेलियर की शिकायतें सामने आ रही हैं। 3 जून को 26 साल की शारदा नायक को डिलीवरी के लिए पीबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। 4 जून को उनकी सिजेरियन डिलीवरी हुई। 2 घंटे बाद ही तबीयत बिगड़ने लगी। 5 जून को उसे मेडिसिन आईसीयू में शिफ्ट किया गया, जहां किडनी समेत कई अंगों के प्रभावित होने की समस्या सामने आई। परिजनों का दावा है कि अब शारदा नायक की आंखों की रोशनी भी चली गई है। उनका आरोप है कि गलत इंजेक्शन के इस्तेमाल के चलते कई महिलाओं की हालत अस्पताल में बिगड़ी है। पिछले कुछ दिनों में 5 महिलाओं की हालत बिगड़ चुकी है, जिनमें से 2 महिलाओं की आंखों की रोशनी प्रभावित हुई है। हालांकि अस्पताल इन दावों को खारिज कर रहा है। उसको मिर्गी का दौरा दोबारा आया था। मिर्गी की पुरानी हिस्ट्री है इसकी? नहीं, पहले की हिस्ट्री नहीं है, अभी आया है। तो उसको गुर्दे की मरीज है, उसमें दौरा आया है, आ सकता है, सामान्य बात है, आ जाता है। ड्रग कंट्रोलर विभाग ने पीबीएम अस्पताल में इन महिलाओं को लगाए गए 5 इंजेक्शंस के नमूने लिए हैं। अब तक कुल 32 दवाओं और इंजेक्शनों के सैंपल जांच के लिए भेजे जा चुके हैं। और अब बात करते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की। यहां सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के समर्थन में आज जम्मू में भी प्रदर्शन किया गया है। देखिए टीवी9 संवाददाता रमन सैनी की ये रिपोर्ट। पीओके में लगातार पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन का अब असर जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीओजे के रिफ्यूजी जो है वो सड़कों पे उतर आए हैं और लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है वो पाकिस्तान सरकार के खिलाफ किया जा रहा है। हमारे पीओजे के भाई बहनों के ऊपर जुल्म और तशद्दुद जो किए पिछले 15 दिनों से किए जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 400 से 500 लोगों को वहाँ पे शहीद कर दिया गया। जो हमारे पीओजे के ऊपर नाजायज कब्जा उन्होंने किया हुआ है उसको अब हिंदुस्तान के हवाले कर दें। वो हमारे भाई बहन है, हमारी ज़मीनें हैं वहाँ पे। आपको लगता है कि इसमें हालात 1971 की तरह जिस तरह से बांग्लादेश में बने थे वैसे ही पीओके में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? अब वहाँ पे इनकलाब आ चुका है। पाकिस्तान के अंदर अभी जो हमारे जो पीओके के रिफ्यूजी हैं, जो एक पार्ट पाकिस्तान में रह गया था, अभी वो वक्त आ चुका है। हम प्रधानमंत्री को बोलेंगे कि इनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करके हमारी बेल्ट फोर्स को लगा करके जो हमारा हिस्सा जो पीओके में रह चुका है उसको भी याद कर करके वो तो ऑटोमेटिकली लोग चाहते हैं कि वो भारत के साथ उसका विलय हो।
ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के कालीघाट के घर पर कोलकाता पुलिस ने कल देर रात 3 बजे छापा मारा। फिर आगे क्या जानकारी सामने आई है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अभिषेक बनर्जी के घर पुलिस टीम सेंट्रल फोर्स के जवानों के साथ पहुंची थी। पुलिस अधिकारी अंदर गए, जवान गेट के बाहर पहरा देते रहे। तलाशी अभियान करीब 4 घंटे तक चला। सबसे पहले टीम ने घर के मुख्य दरवाजे पर बार बार दस्तक दी। कोई जवाब न मिलने पर भी ये संयुक्त टीम घर के बाहर इंतजार करती रही। आखिरकार 2 घंटे से ज्यादा इंतजार करने के बाद उन्होंने राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग के कर्मचारियों की मदद से मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ा और घर के अंदर दाखिल हुए। कोलकाता पुलिस के साथ पश्चिम मेदिनीपुर जिले की भी पुलिस टीम थी। बताया जा रहा है कि पश्चिम मेदिनीपुर के सालबोनी पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले को लेकर यह रेड की गई। सुबह अभिषेक ने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारी ताला तोड़कर घर में घुसे और हर कमरे की तलाशी ली गई। अभिषेक बनर्जी ने पुलिस पर जाति का आरोप लगाया। আপনি দরকার হলে রিপাবলিক ছেড়ে তদন্তকারী সংস্থায় চাকরি করবেন। লুকিয়ে রেখেছি কি না আমার পুরো বাড়ি সার্চ হয়েছে, উত্তর তদন্তকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের জিজ্ঞেস করুন। बीजेपी नेता विनय कटियार ने राम मंदिर की दान राशि में गबन की निष्पक्ष जांच की मांग की है। टीवी9 से बातचीत में उन्होंने कहा कि जो भी हुआ बहुत दुखद है, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों को जेल भेजा जाना चाहिए। ये सारा विषय चंपत राय से ही पूछो, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, चंपत राय जी बताएंगे। उस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं, राम मंदिर का जब जब नाम होगा, जिक्र होगा तो विनय कटियार को भी लोग जानते हैं और उनकी भी चर्चा होती है कि राम मंदिर का निर्माण हुआ, कैसे हुआ, ये पूरी दुनिया जानती है। अब जब ये आरोप लगा है तो भी लोग आपसे ही पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है, कैसे पूछ नहीं रहे हैं जी। वो जबरदस्ती हमसे ऐसे कुछ बयान ले लेते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। अभी जब हम सब पूछताछ करके ठीक करेंगे, देखेंगे है क्या मामला। आप पूछताछ करेंगे, जानकारी लेंगे इस विषय में? जानकारी नहीं लेंगे, पूरी तरह पूछताछ कराएंगे जी, करेंगे नहीं करा देंगे सब। बहुत दुखद है जो भी हुआ है। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं। जम्मू में यात्रा मार्ग पर एक बड़ा सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। इस सर्च ऑपरेशन की अगुवाई जम्मू कश्मीर पुलिस की क्राइसिस रिस्पांस टीम यानी CRT ने की है। CRT के जवानों को सेना के घातक प्लाटून की तर्ज पर विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास और उसके आसपास के इलाकों में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। जिस तरीके से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा को लेकर एक बड़ी सुरक्षा समीक्षा बैठक की है और उसके बाद जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसके अनुसार पूरे यात्रा मार्ग से लेकर और बेस कैंप के आसपास के इलाकों को पूरी तरीके से खंगाला जा रहा है। मेरी मौजूदगी इस समय जम्मू में है और जम्मू में आप देख सकते हैं कि SOG की टीम के बाद अब क्राइसिस रिस्पांस टीम जो है वो यहाँ पर उन इलाकों को पूरी तरीके से खंगाल रही है जो रिवायती घुसपैठ के रास्ते माने जाते हैं। और ये रास्ते नदी के किनारे वाले रास्ते हैं जहाँ से अक्सर हमेशा आतंकी घुसपैठ कर जम्मू शहर के अंदर दाखिल होकर यात्रा को टारगेट करने की कोशिश करते हैं और आतंकवादी हमलों को अंजाम देने की कोशिश उनकी तरफ से रहती है। जम्मू कश्मीर पुलिस अपनी तरफ से ये चीज सुनिश्चित कर लेना चाहती है कि यहाँ किसी तरीके का कोई खतरा मौजूद नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के 1 सप्ताह के दौरे पर रवाना हो गए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ उनकी बैठक में रक्षा सहयोग प्रमुख मुद्दा रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा से रक्षा, परमाणु ऊर्जा और तकनीकी क्षेत्र में भारत फ्रांस सहयोग को नई गति मिलने की उम्मीद है। नए परमाणु कानून के बाद निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ने से ऊर्जा क्षेत्र में बड़े निवेश का रास्ता खुल सकता है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान रक्षा सहयोग को और गहरा करने की संभावना है। उनकी यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच भारत अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने पर ध्यान दे रहा है। फ्रांस भारत को सैन्य साजो सामान की आपूर्ति करने वाले प्रमुख देशों में उभर कर सामने आया है। दोनों पक्ष भारत द्वारा अधिक पनडुब्बियों और लड़ाकू विमानों की खरीद जैसे महत्वपूर्ण
रक्षा खरीद परियोजनाओं को तेजी के साथ आगे बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। फ्रांस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच कई द्विपक्षीय बैठकों का आयोजन होगा। पीएम मोदी इस दौरान G7 की बैठक में भी हिस्सा लेंगे।